आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 1 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अमेरिकी फौज की वापसी हुई शुरू। 20 साल बाद आया नया दौर। ईरान बढ़ाने जा रहा अपनी मिसाइलों की रेंज। इसराइल में बेचैनी। एर्दोगान बोले तुर्की सीरिया की तकसीम हरगिज नहीं करेगा बर्दाश्त। ज़ेलेंस्की की बड़ी वार्निंग। रूस के कब्जे वाले ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हालात नाजुक। गजा में इस्राएली हमले हुए तेज। हमास अब भी कर रहा ट्रंप के प्लान पर गौर। नॉर्थ गजा पर इस्राएल का कब्जा, सिर्फ जुनूब की तरफ जाने की इजाजत। जर्मनी का दोहरा रवैया। जुबानी अमन की बातों के बीच इस्राएल को दिया अरबों डॉलर का मिलिट्री साजो सामान। और इटली और ग्रीस ने इस्राएल को दी वार्निंग। कहा गजा फ्लोटिला पर न होने पाए हमला। ये थी कुछ हेडलाइंस। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। नए वक्त पर प्रोग्राम आ रहा है, 8 से 9 के बीच ही आएगा। बहुत जल्दी तय कर देंगे क्या टाइम होगा, 8:30 शायद, इसलिए क्योंकि प्रोग्राम बनाने में ये प्रोग्राम मेन प्राइम टाइम छूट जाता था। खैर, वीडियोस कम आएंगे लेकिन प्रोग्राम टाइम पे आएंगे। इराक से अमेरिकी फौज की वापसी शुरू हो गई है। 20 साल बाद इराक एक नए दौर का गवाह बनने जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अमेरिका ने आखिर हासिल क्या किया। अमेरिका ने इराक में अपनी फौजी मौजूदगी को घटाना शुरू कर दिया है। यह कदम उस समझौते के तहत उठाया गया है जो पिछले साल अमेरिका और इराक की हुकूमतों के बीच हुआ था। समझौते के मुताबिक ये सितंबर जो कल ख़त्म हो गया, सितंबर 2025 तक अमरीकी अलायंस का मिशन इराक में रफ्ता रफ्ता ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तय हुआ था। 2 दहाई से जारी इस मिलिट्री मौजूदगी में अब बदलाव की शुरुआत हो गई है। पेंटागन का कहना है कि दाइश यानी कि ISIS के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद अब मिशन का ढांचा बदला जा रहा है और इसे एक पायदार अमरीका इराक सिक्योरिटी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है दोस्तों कि 20 साल की जंग, लाखों लोगों की मौत, बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और लड़खड़ाती सियासत के बाद आखिर इराक को क्या मिला और अमेरिका ने क्या खोया और क्या पाया। बगदाद में आज भी बहुत से लोग पूछते हैं, अगर नतीजा यही था तो इतना लंबा कुर्बानी का सिलसिला क्यों चला। अंदरूनी हालात क्या हैं ये समझ लीजिए। अमरीकी फौजी बगदाद और वेस्टर्न इराक के ऐन अल असद बेस से हटने लगे हैं। सिर्फ कुछ मिलिट्री एडवाइजर्स जॉइंट ऑपरेशंस कमांड में मौजूद हैं। कुछ फौजी नॉर्थ इराक के इरबिल जो कुर्दिस्तान वाला रीजन है वहां भेजे गए हैं, जबकि बाकी मुल्क छोड़ चुके हैं, इराक छोड़ चुके हैं अमरीकी फौजी। एक सीनियर इराकी सिक्योरिटी अफसर ने कंफर्म किया कि ये वापसी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हो रही है। यानी अमेरिका ने आखिरकार तय कर लिया कि अब इराक से निकलना भी बेहतर ही होगा और ये बेहतरी अमेरिका ने शुरू कर दी है। बात ईरान की। ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है और इस्राएली मीडिया इस बात से घबरा रहा है। खबर के मुताबिक ईरानी फौज के सीनियर कमांडर मोहम्मद जाफर असदी ने कहा है कि ईरानी मिसाइलें जहां ज़रूरत होगी वहां तक पहुंचेंगी, यानी इनकी रेंज बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइलों की मौजूदा रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसराइल तक पहुंचने के लिए काफ़ी है। लेकिन हाल ही में जब ईरान के मगरबी इलाकों में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को इजरायली फाइटर जेट्स ने निशाना बनाया तो ईरान ने अपने ईस्टर्न इलाके से मिसाइलें चलाना शुरू किया था। हालांकि इस इलाके के लिए और लंबी रेंज की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा दूर पड़ जाता है मामला। असदी का कहना है कि जून में इसराइल और अमेरिका की तरफ से थोपी गई 12 रोज़ा जंग में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी और यही वजह रही कि जंग लंबे वक्त तक नहीं चली, क्योंकि नतीजे जो थे वो इसराइल के लिए तबाहकुन थे। चर्चा है कि ईरान अब लंबी दूरी तक मार करने वाली कुछ और ख़तरनाक मिसाइलें बना रहा है। दोस्तों, मगरबी मुल्क ईरान की मिसाइल ताकत पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि उसकी मिसाइल कुव्वत मुल्क की हिफाजत और दुश्मन को जवाब देने के लिए है और वो अपनी इस कुव्वत में इजाफा ज़रूर करेगा, रुकेगा नहीं। एर्दोगान का पैगाम सुन लीजिए। कहा है तुर्की सीरिया की तकसीम, सीरिया का बंटवारा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा, जो करना है वो करेगा। तुर्की से एक अहम बयान सामने आया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है
کہ اگر सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि SDF और सीरिया की अलशरा हुकूमत के दरमियान होने वाली इंटीग्रेशन डील नाकाम रही तो तुर्की अपने दम पर सीरिया की सरजमी को टुकड़े टुकड़े होने से बचाएगा। SDF से कहा जा रहा है कि वो शरा की आर्मी में शामिल हो जाए, वो हो नहीं रही। एर्दोगान ने कहा कि हमने हर रास्ता अपनाया, हर डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल किया ताकि सीरिया की सरहदें महफूज रहें और हमारी सरहदों के पार कोई दहशतगर्द ढांचा न खड़ा हो, और अब हम सब्र, सच्चाई से और अक्लमंदी से इन कोशिशों को जारी रखेंगे। यानी एर्दोगान ने साफ कर दिया कि वो सीरिया के हर दुश्मन के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उन्होंने नाम सिर्फ SDF का लिया, लेकिन क्या ये वार्निंग इसराइल के लिए भी थी? ये सवाल भी किया जा सकता है। हालांकि ज़ुबान से एर्दोगान, तुर्की के जो सदर हैं, वो इसराइल के खिलाफ बहुत बम छोड़ते हैं, लेकिन क्या हकीकत में कभी छोड़ पाएंगे? हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह वार्निंग दी है कि रूस के कब्जे में मौजूद ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालात बेहद नाजुक हैं। ये न्यूक्लियर प्लांट है सर। ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्लांट पिछले हफ्ते से बिजली के इकलौते कनेक्शन से भी कट चुका है और ये वाकया पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपने वीडियो खिताब में कहा कि रूसी गोलाबारी की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर ग्रिड से जुड़ा नहीं है। अब वो सिर्फ डीजल जनरेटर्स पर चल रहा है। एक जनरेटर पहले ही ख़राब हो चुका है और गोलाबारी की वजह से बिजली की लाइनें दुरुस्त नहीं की जा पा रही। ज़ेलेंस्की ने दुनिया को आगाह किया, ये ख़तरा सबके लिए है। ये कहा ज़ेलेंस्की ने, दुनिया इस पर चुप नहीं रह सकती। अगर प्लांट को बिजली सप्लाई नहीं मिली तो कोई बड़ा और भयानक हादसा पेश आ सकता है। अब खबरें गज़ा से। गज़ा की सरजमी पर बारूद का तूफ़ान और सियासत के मैदान में तलखी का इम्तिहान दोनों साथ चल रहे हैं। गज़ा में हालात इंतहाई नाजुक हो चुके हैं। एक तरफ इसराइल के लड़ाकू जहाज़, उसके फाइटर प्लेन्स गज़ा सिटी पर बारूद बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास अब भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश किए हुए 20 नुक्तों के अमन मंसूबे पर गौर कर रहा है। 3 रोज़ गुजर चुके हैं मगर हमास ने अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं किया। ट्रंप ने साफ कहा था हमास के पास 3 या 4 दिन है, अगर जवाब ना आया तो नतीजे सख्त होंगे। मगर फ़लस्तीनी हलकों का कहना है कि यह असल में नेतन्याहू का मंसूबा है जिसे ट्रंप ने अपनी ज़ुबान दी है। इसे मानना भी एक तबाही है और ठुकराना भी एक तबाही है। उधर इस्राएली फ़ौज ने गज़ा सिटी के बाशिंदों को हुक्म दिया है कि वो शुमाली इलाका छोड़कर जनूब की तरफ चले जाएं, नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाएं, और साफ कह दिया गया है कि वापसी की इजाज़त नहीं मिलेगी। गज़ा के लोगों को जो नॉर्थ में रहने वाले हैं, IDF ने उनसे कहा है अब तुम्हें वापसी की इजाज़त नहीं मिलेगी। एक तरीके से कब्ज़ा है। ताज़ा हालात से जुड़े कुछ अहम पॉइंट्स, कुछ अहम नुक्तात समझ लीजिए। हमास की बैठकों का 3रा दिन है और कोई हतमी जवाब नहीं आया कि हाँ ये प्रपोज़ल मंजूर है या नहीं। फ़लस्तीनी धड़ों ने ट्रंप के ऐलान को गैर इंसाफ़ी या ट्रंप के प्लान को गैर इंसाफ़ी और इसराइल नवाज तजवीज़ करार दिया है। कहा ये सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए है। इसराइली हमले गज़ा सिटी में और तेज़ हो गए हैं। लोगों को शुमाल से जुनूब की हिजरत पर मजबूर किया जा रहा है ज़बरदस्ती। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर अमन का हर मंसूबा तलवार के साए में लिखा जाएगा तो वो अमन नहीं, नई जंग का नक्शा होगा। आप क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप कह सकते हैं। जो मैं सोचता हूँ वो आपके सामने रख देता हूँ। गज़ा की सरजमी पर हर तरफ क़यामत सुगरा का मंजर है, लहू का दरिया है, राख का समंदर है। गज़ा में क़यामत बरपा है। जहाँ पानी की एक बूंद तक मैसर नहीं, वहाँ आज भी मुफ्त में इंसानी लहू के दरिया बहा दिए गए। इसराइल ने बुध को जनूबी गज़ा से शुमाल जाने वाले आखिरी रास्ते अल रशीद स्ट्रीट को बंद कर दिया। अब लोग सिर्फ शुमाल से जुनूब भाग सकते हैं। वापसी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। नॉर्थ गज़ा पर इसराइल का कब्ज़ा हो चुका है। अब तक के हमलों में आज कम से कम 51 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गज़ा सिटी की गलियों में तमाम जगह पर मातम पसरा है। जैतून इलाके के एक स्कूल में फंसे बाशिंदों को निकालने पहुंचे 7 रेस्क्यू वर्कर्स भी इसराइली गोलाबारी में ज़ख्मी हो गए। हज़ारों नहीं, लाखों लोग गज़ा सिटी छोड़ चुके हैं। फ़ौजी टैंकों और जंगी जहाज़ों ने बस्तियों की बस्तियां ज़मींदोज़ कर दी और बुलंदो बाला इमारतें ढहा दी। अब चारों तरफ धुआं और मलबा है।
चीखों की गूंज है। इधर अमरीकी सदर ट्रंप का अमन मंसूबा अब भी हवाओं में लटका है। इस्राएली मिनिस्टर साफ कह रहे हैं कि ना तो गजा से फौज की वापसी होगी और ना ही किसी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाएगा। अमन का मंसूबा एक कागजी ख्वाब बनकर रह गया है और इसराइल की नीयत जंग में लिपटी हुई है। दोस्तों, गजा की मिट्टी लहू से लाल है, मगर हर कतरा खून फ़लस्तीन के हक़ का दस्तावेज़ है। ये मलबा गवाह रहेगा कि जुल्म की सल्तनत हमेशा बाकी नहीं रहती। हम और आप गवाह रहेंगे कि हमने जो देखा है वो जंग नहीं है, वो वही है जिसे दुनिया बुला रही है जेनोसाइड। ये और क्या है? एक खबर कतर से आई है कि हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश किए गए गजा अमन मंसूबे पर एतराज़ दर्ज करवा दिए हैं। तंजीम के करीबी ज़राए का कहना है कि हमास लीडरशिप सरेंडर या डिसआर्ममेंट की शर्त में तब्दीली चाहती है। हमास मुज़ाकराती डेलीगेशन ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक हमास को सिर्फ 2-3 दिन और दरकार हैं, फिर जवाब पेश कर दिया जाएगा। हमास की अहम मांगें ये हैं कि डिसआर्ममेंट क्लॉज यानी कि अपने हथियार डालने वाला क्लॉज और तंजीमी कैडर की बैरूनी निकासी की शर्त में तब्दीली लाई जाए। गजा सिटी से इस्राएली फ़ौज की मुकम्मल वापसी के लिए इंटरनेशनल ज़मानत दी जाए। हमास क़यादत के ख़िलाफ़ अंदर या बाहर कत्ल व गारत यानी असैसिनेशन ना होने की गारंटी दी जाए। ये सब हमास की डिमांड्स हैं। दोस्तों, इसराइल और अमेरिका की तरफ से अभी तक इस मसले पर कोई नया जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन हमास का रुख साफ है। हथियार डालना बेइज्जती है उसकी नज़र में, और अमन के नाम पर तस्लीमियत यानी सरेंडर काबिल कबूल नहीं। ये तो जंग जारी रखने का इशारा है। हालांकि ये जवाब नहीं है, ये एतराज़ है। अब देखिए क्या होता है। अमन की बातों के बीच हथियारों की सौगात देना, ये जर्मनी का दोहरा चेहरा है। यूरोप का मुल्क जर्मनी एक बार फिर अपनी सियासत में दोहरा रवैया ले आया है। एक तरफ जर्मनी की हुकूमत गजा में जारी इस्राएली जहरियत पर ज़ुबानी अमन की बातें करती है, तो दूसरी तरफ उसी इसराइल के लिए लश्करी साजो सामान की मंजूरी भी देती है। जर्मनी की फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 13 सितंबर से 22 सितंबर के दरमियान पिछले महीने कम अज़ कम 2.46 मिलियन यूरो का असलहा इसराइल को देने के लिए मंजूर किया गया। हुकूमत का दावा है कि जंगी हथियार नहीं है, बल्कि दीगर मिलिट्री इक़दामात हैं, लेकिन इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन जर्मनी की लेफ्ट पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस रवैये पर सख्त एतराज़ किया। लिया रेजनर नाम है उनका बयान काबिल गौर है। ज़रा सुनिए, उन्होंने कहा, हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है। एक तरफ डिलीवरी फ्रीज़, हथियारों की डिलीवरी फ्रीज़ करने यानी रोकने का ऐलान करती है, दूसरी तरफ करोड़ों की मिलिट्री डील करती है। ये सब आंखों में धूल झोंकने जैसा है। असल सवाल यही है दोस्तों कि क्या जर्मनी अमन की दावत सच में दे रहा है या फिर इसराइल की जंग को ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। सच यही है कि गजा की सड़कों पर बहता लहू हर उस मुल्क से सवाल करता है जो अमन के नाम पर जंग को जिंदा रखता है, जंग को ऑक्सीजन देता है। अब बात मदद के काफिले की। गजा की तरफ बढ़ते इंटरनेशनल समुद्र फ्लोटिला पर मंडराते खतरात के बीच यूरोप से एक सख्त आवाज़ उठी है। इटली और यूनान यानी कि ग्रीस ने इसराइल को साफ अल्फाज में कहा है कि फ्लोटिला पर सवार अमन पसंद कारकुनों की जान और माल को हरगिज़ नुकसान न पहुंचाया जाए। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया, हम इसराइली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फ्लोटिला में शामिल लोगों की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाई जाए। हकीकत यह है दोस्तों कि फ्लोटिला महज जहाज़ों का एक काफ़िला नहीं है, बल्कि इंसानियत की आवाज़ है। दुनिया भर से आए डॉक्टर, सियासी कारकुन, मजहबी रहनुमा और आवामी शख्सियात सब मिलकर गजा की घेराबंदी तोड़ने चले हैं। 50 जहाज़ हैं। इसराइल बार बार ये दावा करता है कि वो कानूनी नाकाबंदी को बचा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर नाकाबंदी इंसानियत का गला घोट रही हो तो वो कानूनी कैसे ठहराई जा सकती है। ग्रीस और इटली का ये बयान सिर्फ मुतालबा नहीं है, बल्कि उस यूरोपीय ज़मीर की झलक है जो गजा के मासूमों पर जारी इस जुल्म को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये फैसला भी आवाम के प्रेशर में लिया गया है।
فی الحال اس شو میں اتنا ہی. امید یہ کرتا ہوں کوشش پسند آئی ہوگی. ٹائم بتا دیجیے گا 8, 8:30 یا 9. جو زیادہ ہوں گے وہی شو کر لیں گے. ویسے ہماری کوشش 8, 8:30 کی ہے. سلامت رہیے, خوش رہیے.